बीपीएससी मिडिल स्कूल टीचर PYQ 2023 6-8 टायर 2.0। कौन से यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभिक की जिससे एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में समुद्री अन्वेषण की शुरुआत की। उसके नाविकों ने अफ्रीकी तट पर नए व्यापार मार्गों की खोज की और एशिया में भी पहुंचे। प्रमुख अन्वेषण हेनरी द नेविगेटर ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में 1942 में अमेरिका की खोज की। इसके बाद स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने मध्य और दक्षिण अमेरिका में बड़े पैमाने पर उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों की परंपरागत मत क्या है? आर्थिक हित। देशों में मूल्यवान संसाधनों जैसे मसाले, सोना और रेशम तक पहुंचने के लिए नए व्यापार मार्गों की खोज की गई। धन की चाह ने कई अन्वेषणों को प्रेरित किया। धार्मिक विस्तार। ईसाई धर्म फैलाने की एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी, विशेष रूप से स्पेन और पुर्तगाल जो स्वदेशी लोगों का धर्मांतरण कराना चाहते थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय शक्तियां अपने साम्राज्यों का विस्तार करने की प्रतिस्पर्धा में थी और उपनिवेश राष्ट्र स्थापित करना चाहती थी। राष्ट्रीय और प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका था। प्रौद्योगिकी में प्रगति। नौवाहन, जहाज निर्माण और मानचित्र में सुधार ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाया, जिससे अन्वेषकों को दूर दूर तक यात्रा करने की क्षमता मिली। जिज्ञासा और ज्ञान। अन्वेषण की भावना और दुनिया को समझने की इच्छा ने कई अन्वेषकों को प्रेरित किया, विशेषकर पुनर्जागरण के समय। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। यह घटना अमेरिकी उपनिवेशियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश चाय के जहाज़ों पर हमला करके चाय के समुद्र फेंक दिया। यह कर बिना प्रतिनिधित्व के खिलाफ था। उसका एक प्रतिनिधात्मक प्रतिरोध था और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बोस्टन टी पार्टी के प्रमुख बिंदु। तारीख और स्थान। यह घटना 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुई थी। पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी उपनिवेशियों पर ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के कर लगाए, जिसमें सबसे प्रमुख चाय का अधिनियम था। चाय अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी बाजारों में चाय बेचने का विशेष अधिकार दिया, जिससे स्थानीय व्यापारियों पर प्रभाव पड़ा। विरोध का कारण। उपनिवेशवासियों का मानना था कि उन्हें ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, जबकि उन पर कर लगाया जा रहा था। यह भावना कर बिना प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत उभरी, जिसने उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। घटना का विवरण। 16 दिसंबर 1773 की रात एक समूह अमेरिकी उपनिवेशियों, जिसे सन ऑफ लिबर्टी कहा जाता था, ने चाय के 3 जहाज डार्टमाउथ, एलिनोर और लॉडररेड पर हमला किया। उन्होंने चाय के लगभग 342 बंडलों को समुद्र में फेंक दिया, जो उस समय की एक बड़ी मात्रा में थी। प्रतिक्रिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया, जिससे आपराधी उपनिवेशों के खिलाफ कठोर उपाय की योजना बनाई। इसके परिणाम स्वरूप 1774 में पारित इटॉलबल एक्ट ने उपनिवेशों के खिलाफ और अधिक दमनकारी कदम उठाए। बोस्टन टी पार्टी ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में प्रभावित किया। यह घटना उपनिवेशियों के बीच एकजुटता बढ़ाने और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। इन्हें एक नए चरण की शुरुआत की, जिसमें उपनिवेशियों ने स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष का निर्णय लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन था। यह घोषणा 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेश द्वारा ब्रिटिश के स्वतंत्रता की मांग करते हुए जारी की गई। थॉमस जेफरसन का परिचय। थॉमस जेफरसन का जन्म 13 अप्रैल 1743 को हुआ था। व्यवसाय। वे एक प्रभावी राजनेता, दार्शनिक और वकील थे। बाद में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने। स्वतंत्रता की घोषणा का महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य। यह घोषणा अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा करती है, जो ब्रिटिश के
अधीनता से मुक्त होने की मांग कर रही है। मानव अधिकार इसमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशियों की खोज का अधिकार शामिल है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि सभी लोग समान हैं और उनके पास इस अधिकार की रक्षा का हक है। राजनीतिक दर्शन जेफरसन ने इस दस्तावेज में यह विचार रखा है कि यदि सरकार लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करती तो लोग उसे बदलने या समाप्त करने के लिए अधिकार रखते हैं। घोषणा के प्रमुख बिंदु पूर्वापर घोषणा में यह बताया गया कि ब्रिटिश शासन ने उपनिवेशों के खिलाफ कई अत्याचार किए, जैसे कराधान, बिना प्रतिनिधि सैनिकों की सही तरीके से तैनात करना आदि। स्वतंत्रता का अधिकार यह घोषणा अमेरिकी उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता का अधिकारात्मक दस्तावेज बन गई। परिणाम इस घोषणा के बाद अमेरिकी क्रांति 1775-1783 की शुरुआत हुई, जिससे अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दस्तावेज दुनिया भर स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर सभी तीनों विचारक फ्रांस की क्रांति के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। फ्रेंच क्रांति से जुड़े बौद्धिक विचार फ्रेंच क्रांति 1789 के दौरान कई प्रमुख विचारकों का योगदान है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूसो, उन्होंने सामाजिक अनुबंधों के विचार को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हर व्यक्ति का है। मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने शासनों की आत्मा के शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि सत्ता अलग अलग शाखाओं में बांटना चाहिए ताकि कोई एक व्यक्ति या समूह अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। वोल्टेयर, उन्होंने तानाशाही और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने स्वतंत्रता, तर्क और मानव अधिकारों का समर्थन किया। ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल, आर्थिक समस्या। महामंदी 1929 से 1939 के बीच की अवधि है, जिसमें वैश्विक आर्थिक संकट का सामना किया गया। यह संकट विशेष रूप से अमेरिका की स्टॉक मार्केट में के पतन से शुरू हुआ, जब 1929 में ब्लैक ट्यूसडे को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। स्टॉक मार्केट की अधिनिवेश लोगों के बिना उचित अध्ययन के शेयर खरीद, जिससे एक बबल बना। बैंकिंग प्रणाली की कमजोर, कई बैंकिंग असफल रहे, जिनसे लोगों का विश्वास टूट गया। उत्पादनों में अधिकता, उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया, लेकिन मांगों में कमी आ गई, जिससे सामानों का भंडार बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं, कई देशों ने संरक्षणवादी नीति अपनाई, जिससे व्यापार और भी प्रभावित हुए। बेरोजगारी, लोगों को अपनी नौकरी खो बैठे। गरीबों और सामाजिक संकट, आर्थिक स्थिति खराब होने से लोगों में गरीबी और भुखमरी बढ़ी। राजनीतिक परिवर्तन, विभिन्न देशों में भी राजनीतिक धाराएं उभरी, जैसे अमेरिका में न्यू डील नीतियाँ। महान मंदी ने न केवल अमेरिका को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। इस संकट ने भविष्य में आर्थिक नीति और वित्तीय नियमों को फिर से प्रभावित करने में मदद मिली। झारखंड के क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह, महात्मा सिंगर विद्रोह भी कहा जाता है, 1999 से 1900 में झारखंड के क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा किया गया था। भूमि अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर खड़ा हुआ था। प्रमुख बिंदु उत्पत्ति, ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि पर कब्जा करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण यह विद्रोह शुरू हुआ। आदिवासी समूहों ने निरंतर आर्थिक और सामाजिक अत्याचार बढ़ रहे थे। बिरसा मुंडा का नेतृत्व, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट किया और उन्हें संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाया, जिसमें आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मुख्य कारण भूमि का हड़प और जमींदारों द्वारा शोषण था। आदिवासी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर हमले, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष, विद्रोह का प्रभाव। विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी और आदिवासी अधिकारों की बात उठाई। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने आदिवासी आंदोलनों का नींव रखी और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उलगुलान विद्रोह आदिवासियों के संघर्ष का प्रतीक है और यह उनके हक के लिए लड़ाई की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस
जनजाति से संबंधित है। उत्तर होगा संथाल। सफाहर आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1930 में के दशक में झारखंड में हुआ था। यह आंदोलन मांझी जनजाति अधिकारों को सामाजिक न्याय के लिए था। प्रमुख बिंदु उत्पत्ति मांझी जनजाति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होना पड़ा, क्योंकि उन्हें जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। भागीरथ मांझी का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने अपने जनजाति को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आंदोलनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उठाया। मुख्य उद्देश्य भूमि के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति, जमींदारों और प्रशासन के खिलाफ संघर्ष। आंदोलन का प्रभाव इस आंदोलन में माझी समुदाय के अधिकारों के लिए एक नई चेतना उत्पन्न की। सफाहर आंदोलन ने आदिवासियों के अधिकारों और उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाई और यह उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण। औपनिवेशिक नीतियाँ ब्रिटिश काल में एक ऐसा कानून बन गया जो भारतीय हस्तशिल्प को कमजोर करने के लिए थे। ब्रिटिश वस्त्रों पर कम कर और स्थानीय हस्तशिल्प पर उच्च कर लागू कर गए, जिससे भारतीय उत्पाद महंगे हो गए। औद्योगिकरण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से निर्मित सस्ते सामानों की बढ़ती संख्या में भारतीय हस्तशिल्प की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। लोग सस्ते उत्पादन खरीदने लगे। बाजार की स्थिति भारतीय उत्पादों के बाहरी बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाया। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों के उत्पादों को नज़रअंदाज किया, जिससे मांग में कमी आई। कौशल का अभाव कारीगरों को सही तकनीकी और वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण उनके कौशल में कमी आई। समय के साथ पारंपरिक कला और शिल्प खत्म होने लगे। युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। विश्व युद्ध और सामाजिक राजनीतिक अशांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। जमींदारों को सरकार को निर्धारित राजस्व अदा करना होता था। इसका प्रभाव यह था कि छोटे किसानों को जमींदारों के अधीन काम करना पड़ता था और उन्हें अधिक राजस्व देना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। महलवारी प्रणाली। इस प्रणाली में गांवों को राजस्व संग्रहण का जिम्मा दिया गया था। गांवों के मुखिया या पटेल गांव के किसानों से राजस्व एकत्रित करने सरकार को अदा करते थे। इससे गांवों में सामूहिक जिम्मेदारी का विकास हुआ, लेकिन किसान पर बहुत अधिक बोझ पड़ा। रायतवाड़ी प्रणाली। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का अधिकार दे दिया गया, जिससे उन्हें भूमि पर कब्जा बना रहने का अवसर मिला। हालांकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व चुकाना पड़ता था। यह व्यवस्था कुछ हद तक किसानों के लिए लाभकारी मानी गई। व्यापार और अन्य कर। उपनिवेशी सरकार ने व्यापार पर कर, उत्पादन पर कर और अन्य प्रकार के कर लगाए, जिससे स्थानीय व्यवसाय और कृषि दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इन नीतियों ने भारतीय किसानों और आम जनता की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया और कई असामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग, जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? लेनिन ने अप्रैल थीसिस 1917 में प्रस्तुत किए गए थे और इसका उद्देश्य रूस की राजनीतिक स्थिति को में सुधार करना था। इसमें कई महत्वपूर्ण मांगे शामिल थी। युद्ध का अंत। लेनिन ने तत्कालीन विश्व युद्ध 1 से हटने की मांग की। उन्होंने इसे एक साम्राज्य युद्ध माना और कहा कि इसे खत्म करना आवश्यक है। सोवियतों को सत्ता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता को सोवियत श्रमिकों और किसानों की परिषदों के हाथों में दे देना चाहिए। उन्होंने अस्थायी सरकार को अस्वीकार किया और कहा कि असली शक्ति मजदूरों और किसानों के हाथों में होनी चाहिए। किसानों के लिए भूमि। लेनिन ने भूमि के पुनर्वितरण की मांग की, जिसमें सही भूमि को साझा किया जाना चाहिए और निजी भूमि स्वामित्व को समाप्त किया जाना चाहिए। श्रमिकों का नियंत्रण। उन्होंने कारखानों और उद्योगों को श्रमिकों के नियंत्रण में ले जाने का सुझाव दिया, ताकि श्रमिक अपने कार्यस्थलों पर निर्णय ले सके।
सोशलिस्ट क्रांति। उन्होंने एक सामाजिकवादी क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मेहनतकश वर्ग प्रोलेटारियन को सत्ता में लाना था। इन मांगों में बोल्शेविक पार्टी की राजनीति को निर्धारित किया और अक्टूबर क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल थीसिस ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें क्रांति के लिए संगठित करने में मदद की। कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? नेपोलियन कोड, जिसे सिविल कोड 1804 की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेपोलियन कोड, जिसे सिविल कोड 1804 के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस में कानूनी सुधारों का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कोड कई प्रमुख विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो आधुनिक कानूनी प्रणालियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत रूप से दी गई हैं। नेपोलियन कोड ने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति, वर्ग के आधार पर विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। यह विशेष अधिकारों को समाप्त करता है और समाज में समानता का सिद्धांत स्थापित करता है। संपत्ति के अधिकार का संरक्षण। कोड ने निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की है। इनमें यह सुनिश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना उसकी प्रक्रिया से नहीं छीना जा सकता, उचित प्रक्रिया से। यह सिद्धांत संपत्ति के प्रति व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेपोलियन कोड ने व्यक्तियों को अनुबंध करने, व्यवसाय करने और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी है। यह स्वतंत्रता कानूनी अधिकारों के संरक्षण के साथ जुड़ी हुई है, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन के निर्णय लेने की अनुमति मिली। धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता। कोड ने धर्म और राज्य के बीच की दीवार को स्थापित किया। इसका मतलब यह है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उसकी धार्मिक मान्यता जो भी हो। यह कानून धार्मिक विविधता को बढ़ाता है और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करता है। स्पष्टता और संरक्षण। नेपोलियन संरचना। नेपोलियन कोड को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह सामान्य जनता के लिए समझने योग्य हो गया। इसकी संरचना ने लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद की, जो कानूनी साक्षरता में वृद्धि करता है। अन्य देशों पर प्रभाव। नेपोलियन कोड ने केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में अपने कानून प्रणालियों को प्रभावित किया। इसे कई देशों ने अपने कानूनी ढांचे में शामिल किया, जिससे यह आधुनिक नागरिक कानून की एक आदर्श बन गया। नेपोलियन कोड, सिविल कोड 1804 में एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसने कानूनी समानता, संपत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसकी स्पष्टता और संरचना ने इसे एक प्रभावशाली कानून ढांचे में बदल दिया, जो आज भी कई देशों में कानून प्रणालियों पर प्रभाव डालता है। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था? सिंगापुर, 1942। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1942 में सिंगापुर से दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। इस नारे का उद्देश्य भारतीयों को एकजुट करना और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित करना था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राजनीतिक कांग्रेस ने विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि संघर्ष को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोस ने 1942 में सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसमें भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश सेना से लड़ रहे थे। बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष ही स्वतंत्रता दिला सकती है। दिल्ली चलो का नारा। घोषणा का स्थान। बोस ने यह नारा सिंगापुर से जारी किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान था। उद्देश्य। इस नारे के माध्यम से बोस ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर दिल्ली की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। युवाओं को प्रेरित करना। बोस ने इन नारों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति भारत की स्वतंत्रता की कुंजी है। संघर्ष का आह्वान। दिल्ली चलो का नारा केवल एक निर्देश नहीं था, बल्कि यह एक क्रांति का आह्वान था। यह नारा भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच जोश और उत्साह फैलाने का सफल रहा। महत्वपूर्ण
संघर्ष का प्रतीक। दिल्ली चलो आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख प्रतीक है। यह नारा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। ऐतिहासिक दौर यह नारा न केवल बोस के नेतृत्व पर प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय एकता और साहस का भी प्रतीक है। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? उत्तर होगा नागपुर सत्र। अधिवेशन का नाम और स्थान। यह प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था। महात्मा गांधी का नेतृत्व। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पेश किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई नई दिशाएं देने के लिए इस आंदोलन का आह्वान किया। मुख्य उद्देश्य। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करना था। गांधी जी ने लोगों से अंग्रेजी की सभी संस्थाओं, स्कूलों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। आंदोलन की विशेषता। असहयोग। आंदोलन के दौरान लोग सरकारी कार्यों में भाग नहीं ले रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय विरोध कर प्रदर्शन करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता को बढ़ा दिया था। प्रस्ताव को स्वीकार। नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हैं। आंदोलन का प्रभाव। इस प्रस्ताव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। यह आंदोलन लाखों लोगों को जोड़ने में सफल रहा और भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। गांधी जी का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित रखा, जिससे यह एक नैतिक संघर्ष बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? आंसर होगा बेलगांव 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था। यहाँ इस अधिवेशन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए। स्थान और यह अधिवेशन 1924 में बेलगावी में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह उनके नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण अवसर था। प्रमुख मुद्दे। अधिवेशन में देश की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विचार किया गया। महात्मा गांधी का प्रभाव। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को मजबूती से पेश किया। उन्होंने आंदोलनों को एक नैतिक आधार देने की कोशिश की। नए सदस्य। इस अधिवेशन में कई नए सदस्यों भी शामिल किया गया, जिससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ी। महत्व। बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राजनीति में गांधी की केंद्रीय भूमिका को और भी स्पष्ट किया और यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गांधी जी की दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? आंसर होगा नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ दांडी यात्रा के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यह यात्रा महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के खिलाफ विरोध के रूप में आयोजित की गई थी। ब्रिटिश शासन ने नमक पर कर लगाया था, जिसे गांधी जी ने अन्यायपूर्ण माना। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा की। यात्रा लगभग 240 मील यानी 386 किलोमीटर की थी। 24 दिनों की संपन्न हुई। मार्ग में गांधी जी कई स्थानों पर जनसभाएं और स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को जागरूक किया। दांडी मार्च। दांडी में नमक बनाना। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र पर जाकर समुद्री तट पर नमक बनाए और कार्य किया। यह ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था। प्रतिक्रिया। दांडी यात्रा के पूरे देश में एकता और जागरूकता को बढ़ावा दिया। इससे लाखों लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महत्व। यहाँ न केवल नमक कानून के खिलाफ था, बल्कि यह भारतीयों के आत्मनिर्भरता और संघर्ष की भावना का प्रतीक बन गई। अंतर्राष्ट्रीय। दांडी यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रमुखता दी और भारत के संघर्ष को वैश्विक मंच पर लाने में मदद की। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास माना जाता है, पूरे देश में व्यापक प्रभाव डाला। जगदीशपुर, जो आज के बिहार में स्थित है, इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जगदीशपुर की विद्रोह की पृष्ठभूमि। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था।
वे आरा के जमींदार थे और अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली थे। विद्रोह के कई कारण थे, जैसे ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, सैनिकों के प्रति भेदभाव और सामाजिक आर्थिक असमानता। इसके अलावा 1956 में डलहौजी द्वारा लैप्स पॉलिसी ने कई रजवाड़ों को खत्म कर दिया, जिससे जमींदार और नवाब असंतुष्ट थे। विद्रोह की घटनाएं आरंभ 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो वीर कुंवर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने कई छोटे बड़े युद्धों में भाग लिया और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। वीर कुंवर सिंह की सेना ने कई सफलताएं हासिल की। वे 23 साल के थे जब उन्होंने जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना की चुनौती दी। उनकी वीरता और नेतृत्व ने अन्य लोगों को भी विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। परिणाम, हालांकि विद्रोह कुछ समय के लिए सफल रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वीर कुंवर सिंह की वीरता ने उन्हें एक स्थानीय नायक बना दिया और उनके संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। 1857 की विद्रोह विशेष रूप से जगदीशपुर में भारतीय स्वतंत्रता संघ की पहली आहट मानी जाती है, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक विस्तृत वर्णन। फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक संगठन था जिसे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक संगठित और सशक्त प्रक्रिया प्रदान करना था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उन सदस्यों के लिए किया गया था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। यह संगठन तब बना जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में तेजी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तेज करने का लक्ष्य रखा। सामाजिक और आर्थिक सुधार। संगठन से सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। राजनीतिक एकता। विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देने की कोशिश की। फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की। इसने युवाओं को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता और आंदोलन में शामिल किया। फॉरवर्ड ब्लॉक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुभाष चंद्र बोस को एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। इसने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। फॉरवर्ड ब्लॉक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने विभिन्न विचारधाराओं को एकत्रित करने का कार्य किया। यह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का माध्यम बना। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का महत्व और कारण। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का अर्थ है कि हम भारतीयों का स्वराज स्वतंत्रता प्राप्त करना एक स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार है। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख विचार बन गया। इस नारे को सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1909 में कहा था। तिलक का मानना था कि भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा और लोगों को एकजुट करने में कार्य किया। राष्ट्रीयता का विकास। यह नारा भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए प्रेरित करता था। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। उपनिवेशी शासन के खिलाफ विरोध। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ यह नारा एक शक्तिशाली प्रतिरोध बन गया। भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का संकल्प लिया। राजनीतिक जागरूकता। इस नारे ने लोगों को यह समझाया कि स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और इसे पाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। यह जागरूकता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। समाज में एकता। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है विभिन्न जातीय, धर्म और के लोगों को एकत्र किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक संयुक्त मोर्चा मिला। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का समर्थन। बाद में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। यह नारा और भी लोकप्रिय हुआ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया। इसने भारतीयों को न केवल अपने स्वतंत्रता की आकांक्षा जगाई, बल्कि उन्हें संगठित होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। यह नारा आज भी प्रेरणा के स्रोत और स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होता है।
अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? अवध किसान सभा की विस्तृत वर्णन। अवध किसान सभा एक महत्वपूर्ण किसान संगठन था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था और सुधार के लिए संघर्ष करना था। 1930 के दशक में अवध के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ रहा था और वे ऊंचे करों का शोषण का सामना कर रहे थे। इसी परिस्थिति को देखते हुए प्रमुख नेताओं ने किसान के अधिकारों के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया। किसानों के अधिकारों की रक्षा संगठन का प्राथमिक उद्देश्य किसानों का शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। भूमि सुधार, भूमि के स्वामित्व और वितरण में सुधार लाना। राजनीतिक जागरूकता, किसानों को राजनीतिक रूप में से जागरूक करना और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना था। अवध किसान सभा ने किसानों के अधिकारों के लिए रैलियां और आंदोलन आयोजित किए। इसने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को समस्याओं को उठाया और उन्हें सरकार के सामने रखा। संगठन ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ व्यापक प्रचार किए। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने किसान सभा के साथ जुड़कर किसानों के मुद्दे को आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भी इसके सक्रिय भाग लिया। अवध किसान सभा ने किसानों में जागरूकता फैलाने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किसानों के मुद्दे को प्रमुखता दी और उनके संघर्षों को एक दिशा दी। निष्कर्ष, अवध किसान सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की आवाज को उठाने का कार्य किया। इस संगठन और आंदोलन किसानों के अधिकारों को रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ एक महत्वपूर्ण बांग्ला उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में लिखा था। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। उपन्यास की कहानी 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक सटीक स्थान पर सेट है जब बंगाल में ब्रिटिश शासन का अत्याचार बढ़ रहा था। इसका मुख्य विषय है धार्मिक और राष्ट्रीयता की भावना को जगाना, खासकर हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा को। महेंद्र उपन्यास का नायक है जो एक ब्राह्मण है और धर्म के प्रति जागरूक है। कातिमोय महेंद्र की पत्नी है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करती है। सिद्धांत एक साधु है जो भिक्षुओं से समूह से नेतृत्व कर रहा है और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देता है। उपन्यास में वंदे मातरम का गीत महत्वपूर्ण है जिसे बंकिम चंद्र ने लिखा था। यह गीत भारत के प्रति निष्ठा और मातृभूमि की पूजा का प्रतीक है। आनंद मठ में साधुओं का एक समूह स्थापित किया गया है जो ब्रितानियों के खिलाफ विद्रोह करता है। उपन्यास में भक्ति, बलिदान और धार्मिकता की भावना को प्रमुखता दी गई है। आनंद मठ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भरने का कार्य किया है। यह उपन्यास न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह राष्ट्रीयता की भावना को भी जागृत करता है। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रेरणा स्रोत बन गया और इसे भारतीय राष्ट्रीयता वंदे मातरम का प्रतीक माना गया। आनंद मठ एक सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसने भारतीय समाज में जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया है। इसे पढ़ना न केवल साहित्यिक आनंद देता है बल्कि यह हमारे इतिहास को भी समझने में मदद करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अब्दुल गफ्फार खां। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी 1930 में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना और भारतीय स्वतंत्रता की मांग करना था। नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ नमक का उल्लंघन किया जो इस आंदोलन की शुरुआत थी। सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन ने भारतीय जनता को जागरूक किया और सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग की। व्यापक भागीदारी, यह आंदोलन विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाने में सफल रहा। अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज रिफॉर्मर थे जिन्होंने सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सरहिंद। वे पश्तून समाज के एक महान नेता थे और महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित थे। योगदान, खिलाफत आंदोलन। गफ्फार खान ने 1920 में खिलाफत आंदोलन
में सक्रिय भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया और अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। फ्रंटियर गांधी उन्होंने अपने क्षेत्र में अहिंसक विरोध के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा में काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के सहयोगी वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। उनके सिद्धांतों को अपनाया। गफ्फार खां की गतिविधियों ने उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा में स्वतंत्र संग्राम को गति प्रदान की। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलनों को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन और अब्दुल गफ्फार खान का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनकी कार्यशैली और विचारधारा ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को एक नई दिशा दी और कई लोगों को प्रेरित किया। कौन सा खाजा नाम का मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? सिलाव। कौन सा राज्य? सिलाव खाजा के लिए। सिलाव खाजा बिहार का प्रसिद्ध है। सिलाव एक गांव है जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। सिलाव को इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र बौद्ध का प्रमुख क्षेत्र रहा है और यहाँ कई ऐतिहासिक स्थलों के अवशेष पाए जाते हैं। सिलाव खाजा एक लोकप्रिय मिठाई है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में बनाई जाती है। इसे आमतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। सिलाव खाजा की विशेषता। मिठाई की पहचान। सिलाव खाजा एक प्रसिद्ध मिठाई है जो हल्की, कुरकुरी और मीठी होती है। इसे सूजी, घी और चीनी से बनाया जाता है। तैयारी की विधि। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भूनकर फिर इसे घी में मिलाया जाता है। इसके बाद इसे गोले आकार को बनाया जाता है और फिर इसे तले जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व। सिलाव खाजा न केवल एक मिठाई है बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसे विभिन्न उत्सवों और धार्मिक अवसरों पर परोसा जाता है। सिलाव खाजा का उत्पादन स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। स्थानीय लोग इसे बनाने और बेचने का कार्य करते हैं जिससे उन्हें रोजगार मिलता है। यह मिठाई नालंदा और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और यहाँ के बाजारों में इसकी मांग बनी रहती है। सिलाव खाजा न केवल एक लोकप्रिय मिठाई है बल्कि यह सिलाव गांव की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। इसके निर्माण और बिक्री ने स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसर प्रदान किया है और यह बिहार की मिठाई संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध कॉटन व सिल्क उद्योग के लिए। भूमिका और महत्व। भागलपुर जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र विशेष रूप से अपने उच्च गुणवत्ता वाले रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का रेशम उद्योग उस सदियों से विकसित हो रहा है और यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कपास उद्योग। भागलपुर में कपास की खेती की जाती है जो रेशम उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्रसंस्करण। कपास को प्रसंस्कृत करने के लिए स्थानीय उद्योग स्थापित है जो कपड़ा बनाने में मदद करते हैं। रेशम उद्योग। रेशम उत्पादन। भागलपुर में मुख्यतः तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है जो स्थानीय कीड़ों सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। वास्तविकता। रेशम का उपयोग साड़ी, दुपट्टा और अन्य पारंपरिक वस्त्रों के निर्माण में होता है। कला और शिल्पकला। यहाँ के रेशमी कपड़े अपनी बुनाई और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बुनाई की जाती है जिससे प्रत्येक उत्पादन अद्वितीय होता है। रेशम और कपास उद्योग स्थानीय रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हजारों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। यह उद्योग स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, साथ ही निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मौसम की अनिश्चितताओं और कीटों के प्रभाव के कारण उत्पादन में बाधाएं आती है। आधुनिक तकनीकों की कमी और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी उद्योगों की चुनौती उत्पन्न करती है। भागलपुर का कपास और रेशम उद्योग न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी बनाए रखता है। इसके विकास के लिए सरकार और स्थानीय समुदाय को मिलाकर प्रयास रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार भागलपुर में कपास और रेशम उद्योग महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लीची मुजफ्फरपुर का, केला वैशाली का और मखाना मधुबनी का। मुजफ्फरपुर के लीची उद्योग।
भूमिका और महत्व। मुजफ्फरपुर बिहार का एक प्रमुख शहर है जिसे लीची के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की लीची विशेष रूप से मुजफ्फरपुरी लीची अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु लीची की खेती के लिए अनुकूल है जिससे गर्म और नमी की सही मात्रा होती है। फसल चक्र, लीची की फसल आमतौर पर मई और जून में तैयार होती है जब इसका बाजार में मूल्य अधिक होता है। लीची का उत्पादन स्थानीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। यह उत्पादन न केवल स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। मुजफ्फरपुर की लीची का रंग लाल या गुलाबी होता है और इसका स्वाद बेहद खट्टा होता है। इसकी गिनती देश की सर्वश्रेष्ठ लीची में की जाती है। मौसम में बदलाव और कीटों की प्रकोप से उत्पादन में कमी आ सकती है। मुजफ्फरपुर की लीची उद्योग न केवल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विकास के लिए सरकारी और सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है। हाजीपुर में केला उद्योग। भूमिका और महत्व। हाजीपुर जो बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी में केला उगाने के अनुकूल है। हाजीपुर का केला न केवल स्थानीय बाजारों में लोकप्रिय है बल्कि इसे अन्य राज्यों और देशों में भी निर्यात किया जाता है। कृषि। हाजीपुर में केले की खेती मुख्य रूप से बाढ़ के बाद फसल के रूप में की जाती है। यहाँ के किसान विभिन्न किस्मों के केले उगाते हैं जैसे आचारू और नन्हा केला। जलवायु। यहाँ की गर्म और नमी वाली जलवायु केले की उगाई के लिए आदर्श होती है। केला स्थानीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद है। हाजीपुर के केला बिहार के अन्य शहरों जैसे पटना और गया तथा विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जाता है। हाजीपुर का केला स्वाद में खट्टा और पौष्टिक होता है। स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है। यहाँ की खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मौसम परिवर्तन जैसे बाढ़ और सूखा कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। कीटों और बीमारियों से प्रकोप से भी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। हाजीपुर का केला न केवल आर्थिक विकास में योगदान करता है बल्कि स्थानीय संस्कृति जीवन शैली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विकास के लिए सरकारी और स्थानीय समुदायों को सहयोगात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है। कहाँ पर छपाई तकनीक का विकास हुआ? चीन आंसर होगा। प्रिंटिंग तकनीकी के विकास में सबसे पहले लकड़ी का ब्लॉक प्रिंट का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें डिजाइन को लकड़ी के टुकड़ों पर उकेरा जाता है। इसके बाद गुटेनबर्ग प्रेस के सामने मेटल टाइप का विकास हुआ जिसने प्रिंटिंग प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया। चीन में सबसे पुराना ज्ञात प्रिंटेड बुक धर्म ग्रंथ सूत्र है जो 868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रिंटिंग तकनीकी ने ज्ञान का व्यापक प्रसार संभव किया जिससे साक्षरता में वृद्धि हुई और संस्कृति का विकास हुआ। इसके अलावा प्रिंटिंग ने कला, धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक कार्यों को संरक्षित करने में भी मदद की। प्रिंटिंग तकनीक के विकास ने भारत में क्रांति ला दी क्योंकि इससे विभिन्न उत्पादनों को मार्केटिंग और विज्ञापन करना आसान हो गया। इस तकनीकी ने न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया में सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद का नाम कोलकाता के पहले जूट मिल से जुड़ा है जिसे गंगाधर मिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सेठ हुकुमचंद और गंगाधर मिल। सेठ हुकुमचंद 1855 में गंगाधर मिल की स्थापना की। यह जूट मिल कोलकाता में स्थित थी और यह जूट उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण थी। जूट उद्योग का विकास। जूट भारत की एक प्रमुख फसल है और इस मिल में इसे प्रोसेस करने में मदद की। जूट मिल की स्थापना जूट की निर्यात वृद्धि को भारत की वैश्विक जूट बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आर्थिक प्रभाव। गंगाधर मिल की स्थापना से न केवल कोलकाता की अर्थव्यवस्था पर बल मिला बल्कि इससे रोजगारों के अवसर भी प्रदान हुए। समाज पर प्रभाव। जूट मिलों की स्थापना ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ जहां किसानों ने जूट की खेती शुरू की
और उन्हें बेहतर कीमतें मिली। सेठ हुकुमचंद योगदान भारतीय औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण था। उनकी दृष्टि से साहस ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। गंगाधर मिल की सफलता ने अन्य उद्योगपतियों को भी प्रेरित किया। होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस का अर्थ है आर्थिक खर्चों को ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार और अधिकारियों द्वारा भारत से ब्रिटिश भेजे जाते हैं। यह अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश उपनिवेश शासन के आर्थिक प्रभावों को सामने समझने में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होम चार्जेस के बारे में विस्तार की जानकारी दी गई है। होम चार्जेस वे वित्तीय भुगतान है जो ब्रिटिश सरकार भारत से अपने देश ब्रिटेन भेजती थी। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन अधिकारियों को पेंशन और अन्य खर्चा शामिल होता था। ब्रिटिश अधिकारी की पेंशन वे भुगतान और रिटायरमेंट के बाद ब्रिटिश अधिकारियों को मिलते थे। साम्राज्य संबंधी खर्च इसमें वे अन्य खर्च शामिल होते थे ब्रिटिश प्रशासन के संचालन के लिए आवश्यक होते थे। ब्याज भुगतान भारत के बाहरी ऋणों पर चुकाया गया ब्याज भी होम चार्जेस का ही हिस्सा था। भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होम चार्जेस के कारण भारत की बड़ी समस्या में धन बाहर आ जाता था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती थी। विकास में बाधा यह धन भारतीय विकास योजनाओं के निवेश नहीं हो पाता था जिससे देश से सामाजिक आर्थिक विकास में रुकावट आती थी। होम चार्जेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। भारतीय नेताओं ने इसके बहिर्वाह का विरोध किया और इसे उपनिवेशी शासन के खिलाफ एक कारण माना। जैसे जैसे ब्रिटिश राज बढ़ा होम चार्जेस में भी वृद्धि हुई। यह उस समय की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। होम चार्जेस एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ब्रिटिश राज्य के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को दर्शाती है। इसे समझना न केवल इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आज की आर्थिक नीतियों को समझने में भी सहायक है। होम चार्जेस की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से ब्रिटेन धन का निर्यात करना जिससे ब्रिटिश सरकारों के खर्च और पेंशन का भुगतान किया जा सके। शुरुआत 19वीं सदी विशेष रूप से 1858 तक ब्रिटिश राज का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। होम चार्जेस की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने पेंशन ब्रिटेन में रिटायरमेंट होने के अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। साम्राज्य के खर्च उपनिवेशी शासन के संचालन के लिए आवश्यक खर्चों को कवर करना है। भारत से धन का निर्यात स्थानीय विकास में बाधा उत्पन्न करता था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती थी। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता पेंटिंग भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। यह पेंटिंग भारतीय राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। पेंटिंग 1905 में बनाई गई थी जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। यह पेंटिंग बंगाल विभाजन 1905 के समय की राजनीतिक स्थिरता में प्रेरणा थी। अविंद्रनाथ ठाकुर ने इस पेंटिंग के माध्यम से भारतीय और मातृभूमि की भावना को व्यक्त किया है। पेंटिंग में भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया जिससे वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए और उनके चारों ओर प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं जैसे कि अनाज और फूल। यह भारतीय संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। भारत माता पेंटिंग ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के देशभक्ति भावना को जागृत किया है। इसे भारतीय चित्रकला में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह पेंटिंग आज भी भारतीय और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक मानी जाती है और विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में भी इसे अपनाया गया है। किसने यंग इटली नाम की गुप्त संस्था की स्थापना की थी? आंसर होगा मेजनी। यंग इटली एक महत्वपूर्ण रहस्यवादी संगठन जो इटली के एकीकरण की दिशा में काम कर रहा था। यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी है। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी। इस संगठन की स्थापना जूसेप मेजनी ने की थी जो एक प्रमुख इटालियन राष्ट्रवादी थे। इटली का एकीकरण यंग इटली का मुख्य उद्देश्य इटली के विभिन्न राज्यों को एकीकृत करना और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था। लोकतंत्र और स्वतंत्रता संगठन के लोग से ने मूल्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया।
विदेशी शासन। उस समय इटली के विभिन्न शासकों पर ऑस्ट्रेलियाई और अन्य देशों शक्तियों का नियंत्रण था, जिसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीयता का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर ने इटली के लोगों में एकता और स्वतंत्रता का भावना को जमा कर दिया। यंग इटली में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया गया, लेकिन पहले चरण में यह सफल नहीं हो पाया। हालांकि इसके विचार और गतिविधियों के बाद में इटली के एकीकरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया गया। इसमें 1871 में इटली का एकीकरण शामिल था। यंग इटली ने इटालियन राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इसका प्रभाव इटली के इतिहास में लंबे समय तक बना रहा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विभाजन परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत को कौन प्रबल विरोधी था? 1920 का असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का एक कड़ा विरोध किया। यहाँ उस विषय के विस्तार में जानकारी दी गई। परिचय। चित्तरंजन दास एक प्रमुख भारतीय नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक माने जाते थे। विधान परिषद का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों से विधान परिषद का बहिष्कार करने की अपील की। उनका मानना था कि यह परिषद ब्रिटिश शासन की एक औपचारिकता है और उसमें भाग लेना भारतीयों की स्वायत्तता का उल्लंघन करेगा। चित्तरंजन दास का दृष्टिकोण। चित्तरंजन दास ने इस बहिष्कार का विरोध किया। उनका मानना था कि भारतीयों को विधान परिषद में जाकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और वहां से अपनी मांगें प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय नेता वहां नहीं जाएंगे तो अंग्रेजों को भारतीय आवाज़ का महत्व नहीं समझ आएगा। चित्तरंजन दास का यह घोषणा कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। कुछ नेता उनके विचारों से सहमत थे, जबकि अन्य गांधी के बहिष्कार के सिद्धांत के समर्थन में थे। उनका यह दृष्टिकोण बाद में गदपा और अन्य राजनीतिक समूहों के साथ जुड़ने का कारण बना। चित्तरंजन दास का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विचारधाराओं के बीच टकराव को दर्शाता है। यह उस समय की राजनीतिक गतिशीलता और भारतीय स्वतंत्रता के विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करता है। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और यह उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? सुभाष चंद्र बोस यह विचार व्यक्त किया कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की जनता है। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विचार 1930 में दशक में दौरान सामने आया, जब बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केवल शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने क्रांतिकारियों तरीकों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके। उनका उद्देश्य एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की स्थापना करना था, जहां लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो। वे चाहते थे कि भारतीयों को अपनी सरकार खुद बनाने का अधिकार मिले। बोस ने भारतीय राष्ट्रीयता को जगाने और लोगों को संगठित करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका विश्वास था कि केवल सशक्त संघर्ष के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। यह उद्धत बोस की क्रांतिकारी विचारधारा है। उनके नेतृत्व का विशेषता को दर्शाता है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा दी थी। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट के विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा की कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलोंग-ब्रिएट पैक्ट। केलोंग-ब्रिएट पैक्ट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य युद्ध को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में समाप्त करना था। यहाँ इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। स्थापना। यह संधि 27 अगस्त 1928 को हस्तांतरित की गई थी। किसके बीच? इसे अमेरिका के विदेश मंत्री
फ्रैंक केलॉग और फ्रांस के विदेश मंत्री आर्थर बेयर्ड के बीच स्थापित किया गया और बाद में इसे अन्य कई देशों में भी स्वीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को एक नीतिगत उपाय के रूप में समाप्त करना था। इसे युद्ध को राष्ट्रीय नीति के रूप में मान्यता देने वाले सभी देशों के लिए एक प्रतिबंध रूप में देखा गया। इसी संधि ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। यह युद्ध को न केवल अनैतिक बलों और अवैध की मानने की दिशा है, एक महत्वपूर्ण कदम है। संधि में भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था की नींव रखी है। सफलता और विश्वास। हालांकि इस विषय ने युद्ध को समाप्त करने के लिए दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया है, लेकिन यह वास्तविकता में सफल नहीं हो सके हैं। कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी प्रभावशाली सवाल का जवाबों के घेरे में डाल दिया। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी और इसके आधार पर आगे चलकर कई अन्य स्थानीय अशांति संधियां बनी। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किससे इंगित किया करता था? उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती थी। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग एक विशेष तकनीकी को संदर्भित करता है जिसका उपयोग वस्तु निर्माण में किया जाता था। यहाँ इस विषय पर विस्तार से चर्चा दी गई है। कॉर्डिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग कपड़ों और वस्त्रों को मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इससे कपड़ों की सतह पर रेशमी या अन्य धागों के तार को जोड़कर विशेष डिजाइन बनाए जाते हैं। इसे अक्सर सजावटी तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जैकेट, कोट और अन्य वस्त्र। यह कपड़ों की एक विशेष और भव्य रूप देता है। औद्योगिक क्रांति 1819वीं ईस्वी के दौरान वस्त्र उद्योग तक में तकनीक उन्नत हुई, जिससे विभिन्न प्रकार की बुनाई और डिजाइन तकनीकों के विकास हुआ। कोडिंग जैसी तकनीकों के वस्त्रों की गुणवत्ता और डिजाइन को बढ़ाने में मदद मिली। कोडिंग ने वस्त्र उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने और डिजाइन में विविधता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कपड़ों की अस्थायित्व और आकर्षण को बढ़ाने में सहायक था। समकालीन आज की कोडिंग तकनीकी फैशन उद्योग में प्रचलित है। इसे विभिन्न प्रकार के कपड़ों में लागू किया जाता है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है डेविड हार्डीमन द्वारा। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स पुस्तक डेविड हार्डीमन्स द्वारा लिखी गई है। यहाँ कुछ इस पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। डेविड हार्डीमन एक प्रमुख विद्वान और इतिहासकार है जो भारतीय इतिहास और गांधीवादी विचारों का शोध करते हैं। यह पुस्तक 2003 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों और उनकी समय के संदर्भ में गहन अध्ययन करना था। लेखक ने गांधी जी के सिद्धांतों को उसके समय के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का प्रस्तुत किया है। हार्डीमन ने गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि गांधी जी के सिद्धांत आज के समाज में कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे समकालीन समस्याओं का समाधान में मदद करते हैं। यह पुस्तक पाठकों को गांधी जी के विचारों को समझने और उनके योगदान की वर्तमान प्रासंगिकता को पहुंचने में मदद करती है। हार्डीमन ने गांधी जी की विचारधारा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ सर्वाधिक संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में संविधान में जिसे आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है, कई अनुच्छेद और अध्यायों में विभाजित है। यहाँ पर इसके मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। संरचना। चार्टर 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद शामिल है। एक उद्देश्य और एक सिद्धांत। इनमें यूएनओ के उद्देश्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की गई। सदस्यता। इसमें यूएनओ के सदस्य जैसे देशों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है। महासभा की संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं शामिल है।
सुरक्षा परिषद के न्यायालय कार्य और जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना और उसके कार्यों का विवरण है। संयुक्त चार्टर का महत्व विश्व शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में भी काम करता है। चार्टर यूएनए के सभी कार्यों और कार्यक्रमों की आधारशिला और वह वैश्विक स्तर पर सहयोग और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सम्मेलन था जो 1944 में हुआ। यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स में हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक स्थिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। एक स्थिर विनिमय प्रणाली बनाई गई जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर रहेगी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली में वैश्विक व्यापार और निवेश में स्थिरता लाई, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन करने में मदद मिली। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक बाजार बना। सम्मेलन के निर्णयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित की और बाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का महत्व हुआ, जिससे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किसने की, किस वर्ष हुई? 1 अक्टूबर 1919। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई। चाइना का विवरण। स्थापना की तारीख है 1 अक्टूबर 1949। यह स्थापना चीन में गृह युद्ध के बाद हुई, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को पराजित किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप यह कम्युनिस्टों के चीन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। माओ जेडोंग ने नए गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले अध्यक्ष बने। नए गणराज्यों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना, जिसमें भूमि सुधार, उद्योग का राष्ट्रीयकरण और जनसंख्या की गरीबी को कम करना शामिल था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना ने केवल चीन में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने शीत युद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायता की भूमिका की थी? औद्योगिक क्रांति के उदय में कई कारक सहायक भूमिका निभाए, जिसमें से मुख्य कारक तकनीकी नवाचार और स्रोतों की उपलब्धता थे। यहाँ की विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई है। औद्योगिक क्रांति के उदय में सहायक कारक 18वीं सदी के मध्य से, जैसे जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का सुधार और जेम्स हारग्रेव द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। इस नवाचारों में उत्पादन की गति और क्षमता को बढ़ाया, जिससे औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि आई है। कोयला और लोहा। इंग्लैंड में कोयले और लोहे का विशाल भंडार उद्योगों के लिए आवश्यक ऊर्जा कच्चे मालों की उपलब्धता सुनिश्चित की। जल संसाधन। नदियों का उपयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया गया, जिससे जल चलित मशीनों का विकास हुआ। इंग्लैंड का भूगोल। इंग्लैंड की नदियां, बंदरगाह और प्राकृतिक संसाधन इनके औद्योगिकरण में सहायक रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता। 17वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता बनी, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला। कृषि से उद्योगों में लोगों का प्रवास हुआ, जिससे शहरीकरण बढ़ा और श्रमिकों की मांग वृद्धि हुई। शिक्षा और कौशल विकास। औद्योगिक क्रांति के साथ शिक्षा का विस्तार हुआ, जिससे कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ी। कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? बंसी नंदलाल राव, BN राव पहले भारतीय न्यायाधीश थे। 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने। बंसी नंदलाल राव। उन्होंने 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुना गया। उनका चयन उनके गहरे ज्ञान और अनुभव के कारण हुआ, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और
न्यायिक प्रक्रियाओं में। भावे भारत के एक प्रमुख वकील और न्यायिक विशेषज्ञ थे। BN राव ने न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान दिया। उन्होंने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके चयन ने भारतीय न्याय प्रणाली की क्षमता को बढ़ावा दिया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आवाज देने में मदद की। यह भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।